चलो हो गया ना सबका। चलो ठीक। पहला क्वेश्चन है, संयोग शब्द में सही संधि विच्छेद होगा। संयोग शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। संयोग शब्द में जो आपका संधि बनी है वो एक आपका व्यंजन संधि है। समझ गया ना? क्योंकि अगर आप कुछ भी लो, चाहे यहां हलंत लगाओ या ना लगाओ, चाहे लगाओ या ना लगाओ, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक तरफ क्या आ गया है, व्यंजन आ गया है, तो व्यंजन संधि ही होगी। क्योंकि स्वर संधि के लिए जरूरी क्या है, यहां भी क्या हो, स्वर हो, यहां भी स्वर हो। समझ गया ना? तो ये बनेगा सम धन योग। होता यह है क्योंकि पहले पद का अंत यदि म में हो, समझ गया ना, और दूसरे पद का आरंभ किस में हो, अंत्यस्थ व्यंजन में हो, तो ये अंत्यस्थ है ना, य और लौ क्या होते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन है। तो इसमें होता क्या है कि जो आपका म होता है वो अपने ही क्या अगले पिछले वर्ण के ऊपर क्या बन जाता है, अनुस्वार बन जाता है। तो ये आपका जो आपका म है, यहां य आने के कारण ये क्या बन जाएगा, अनुस्वार। तो क्या बनेगा ये संयोग। किसमें हुआ है ऐसा, इसमें जिसमें हलंत लगा है, ये वाला संयोग। ठीक है? क्योंकि अगर हम इसको करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, अंत में मौ थोड़ी आएगा, और आएगा ना, हलंत नहीं लगा है। समझ गया ना? और ये अपने आप में ही वो है, संयोग से संयोग नहीं बनता है, मौ से बनता है। मौ अपना ही क्या बन जाता है, अनुस्वार। अनुस्वार अपने आप में नौ ध्वनि होती है। समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में सत उपसर्ग लगा है, नहीं लगा है। सदाचार किससे बनेगा, सत धन आचार लगा है, क्योंकि सत ये भी विसर्ग संधि है। यदि पहले पद का अंत किसमें हो, किसी भी आपके जो स्पर्शी व्यंजन के पहले वर्ण में हो, कौ में हो, चौ में हो, टौ में हो, तौ में हो, पौ में हो, समझ गया ना, और दूसरे उसमें क्या आए, स्वर आए, तो होता क्या है, ये अपने ही स्थान के तीसरे उसमें बदल जाता है। इसीलिए तौ की जगह यहां क्या लिखा है, दो। सदाचार, सत धन आचार, तो सत है इसमें, पूछा क्या है, सत ना, तो इसमें है सत, बिल्कुल है। अगला सत धन जन, यदि किसी व्यंजन संधि में क्या होता है, हाँ, पहले पद का अंत किसमें हो, तौ में हो या दौ में हो, दूसरे पद का आरंभ जौ में हो, तो ये तौ और दौ किस में बदल जाते हैं, जौ में बदल जाते हैं। तो इसमें भी सत लगा है, सत धन जन। ये क्या है, सत धन कार्य, तो इसमें भी लगा है सत्य वचन। समझ गया ना? सत्य वचन में सत वचन से नहीं बना है, ये पूरा पूरा सत्य अलग है और वचन अलग है। समझ गया ना? अगर ये क्या होता, सत वचन होता, तो ये इसमें भी लगा होता, लेकिन इसने क्या लिखा है, सत्य वचन लिखा है, तो इसमें सत नहीं है। समझ गया ना? सत उपसर्ग नहीं है, बल्कि सत्य यहां पर क्या है, आपका मूल शब्द है, वचन उसके पीछे क्या लगा है, प्रत्यय लगा है। ठीक है? इसलिए कौन सा सही होगा, डी। अगला, युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास होगा। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को तोड़ोगे तो क्या बनेगा, युद्ध में स्थिर, युद्ध में स्थिर। तो बनना क्या चाहिए, इसको मैं आ गया बीच में, क्या, अधिकरण तत्पुरुष, यानी कि तत्पुरुष समास होना चाहिए ना। लेकिन युधिष्ठिर के लिए हम कभी भी इसका प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि पांडव पुत्र युधिष्ठिर के लिए इसका प्रयोग करते हैं। समझ गया ना? धर्मराज के लिए इसका प्रयोग करते हैं, किसका, युधिष्ठिर का। इसीलिए युधिष्ठिर यहां पर मूल रूप से क्या, तत्पुरुष समास होने के बाद भी यहां पर क्या होगा, बहुब्रीहि समास। ठीक है? दारोगा, दरोगा किस भाषा का शब्द है, दरोगा, दरोगा शब्द आया है किससे, तुर्की भाषा से। किससे आया है, तुर्की भाषा से। पता तो हो, दरोगा दरोगा तो बन जाओगे। ठीक है? पता ही नहीं, सोच रहे हो कि अंग्रेजी में, फिर अंग्रेजी का होगा, है ना? पता भी तो होना चाहिए किस भाषा से आया है, क्योंकि हिंदी बोलते समय हम सोचते हैं कि क्या हिंदी बोल रहे हैं। फारसी, अरबी और तुर्की
या अंग्रेजी हमारे हिंदी में इस तरीके से घुल मिल गई है कि हमें एहसास तक नहीं होता है कि हम किस से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये किस भाषा के शब्द हैं। एक्चुअल में हम सभी को हिंदी समझ लेते हैं, पर वो हिंदी के नहीं होते हैं, आगत शब्द हैं। कौन सा शब्द योग रूढ़ है? देखो, एक शब्द तो रूढ़ होता है, रूढ़ शब्द एकल शब्द है, उसे तोड़ोगे तो टूट जाएगा और उसके कोई अर्थ नहीं रह जाएंगे। समझ गया ना? जैसे आपने लिखा आपका फूल, फूल, इसको तोड़ोगे तो क्या बचेगा आपके पास, बताओ? ना तो लौ का कोई अर्थ है, ना फू का कोई अर्थ, निरर्थक हो जाए ना। उसे क्या बोलते हैं? रूढ़, एकल शब्द जिसे तोड़ने पर दो ऐसे खंड ना बने जिनके सार्थक अर्थ हो। ठीक है? यौगिक का मतलब क्या है? दो शब्द जुड़े भी हों और तोड़ने पर अलग भी हो जाते हो। जैसे ये है राजपुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है? राजा का पुत्र। सामाजिक, समझ गया ना? इसमें क्या बना है? समाज धन इक, है ना? तो इसमें भी दो शब्द हैं, विद्यालय, विद्याधन आलय। इसमें भी दो शब्द हैं, गिरधारी, गिर और धारी से बना है। समझ गया ना? तो गिरधारी शब्द, इसमें सामाजिक शब्द का कोई तीसरा अर्थ होता नहीं है। योग रूढ़ में क्या होता है? शब्द यौगिक भी हो और अर्थ में रूढ़ भी हो। समझ गया ना? यौगिक तो सभी हैं ये, परंतु राजपुत्र का कोई तृतीय अर्थ नहीं होता है। समझ गया ना? सामाजिक का कोई तृतीय अर्थ नहीं होता है, विद्यालय का कोई तृतीय अर्थ नहीं होता है प्रचलित। स्कूल मत कह देना, स्कूल अंग्रेजी भाषा का शब्द है। समझ गया ना? आपका गिरधारी का प्रचलित अर्थ गिर को धारण करने से ज्यादा क्या है? कृष्ण। किस क्या है? कृष्ण। इसीलिए जो आपका यौगिक शब्द बहुब्रीहि समास हो वही हमेशा क्या होगा? योग रूढ़ होगा। बहुब्रीहि समास भी होना चाहिए, समझ गया ना? और क्या होना चाहिए? यौगिक भी होना चाहिए, रूढ़ ना हो। समझ गया ना? क्या हो? यौगिक हो मूल रूप से बनते समय और अर्थ में क्या हो? रूढ़ हो, तब योग रूढ़ कहलाएगा। ठीक है? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाववाचक संज्ञा किस क्रिया शब्द से बनी है? कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया शब्द से बनी है? ये सब भाववाचक संज्ञा है। ठीक है? अगर भोला लिखोगे तो भोला शब्द क्या होगा बताओ? विशेषण। अरे किसी का गुण है भोला होना, क्या होगा? विशेषण। समझ गया ना? ये पूछ रहा है क्रिया शब्द से बना है। भटकाव लिखोगे तो भटकाव शब्द किससे बचा है? भटकना। भटकना क्या है? क्रिया है, तो यही मिल गया आपको। समझ गया ना? भटकाव क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गई, किससे बना है? भटकना। भटकना क्या है? क्रिया शब्द। वीरता, वीर क्या है? गुण, यानी कि विशेषण है, ये विशेषण से बना है, देख लो। निकटता, निकट क्या है? अव्यय शब्द। निकट क्या है? अव्यय शब्द, तो ये अव्यय से बना है। समझ गया ना? ये वाला किससे बना है? क्रिया से। ठीक है? निकट अव्यय शब्द है। निकट, दूर हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण के लिए। समझ रहे हो? तो ये अव्यय शब्द होगा, यही आपका क्या है? सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली किसकी है? पूर्वी की, छत्तीसगढ़ी है, बघेली है, ठीक है, और अवधी है, ये सब किस में आते हैं? पूर्वी हिंदी में। ठीक है? इसका सही आंसर ही होगा, सीधा ही है। कौन सी ध्वनि कंठ्योष्ट है? कंठ का प्रयोग भी और होंठों का भी हो। औ, बोलो। औ पहले कहां से बनी ध्वनि? कंठ से, और लास्ट में क्या? होंठ भी बने ना, होंठों का इस्तेमाल भी करना पड़ा। इनको करो, ए ए, होंठ में कोई हलचल हो रही है? नहीं। क हो रही होंठ में? कंठ। तो हो रही होंठ में? नहीं। औ, औ बोलोगे तो क्या ध्वनि निकलेगी? तो कंठ से, लेकिन औ को बनाने के लिए होंठों का भी प्रयोग होगा। इसीलिए उसने कहा दंत्योष्ट, दांत और सॉरी कंठ्योष्ट, कंठ और ओष्ठ, यानी कि गला और होंठ दोनों का प्रयोग होना चाहिए। कौन होगा? औ। कौन सा होगा? औ, ये वाला। अगला, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शताब्दी का पूछ रहा है। क्या होता है? शताब्दी, शताब्दी, शताब्दी नहीं, ये क्या लिखा है? शताब्दी। ये क्या लिखा है? शताब्दी। ये क्या लिखा है? शताब्दी। समझ गया ना? ये क्या लिखा है? शताब्दी। समझ गया ना? तो सही कौन सा वाला होगा? डी वाला। ठीक है? अगला क्वेश्चन है,
मेरा मानना है कि वह सफल हो जाएगा। दिए गए वाक्य में उपवाक्य का प्रकार होगा मेरा मानना है कि। ये क्या है यहां तक? मुख्य वाक्य। मेरा मानना है कि वह सफल हो जाएगा, वह सफल हो जाएगा। समझ गया ना? अब इसमें क्या पीछा है? उपवाक्य का प्रकार। मैंने क्या बोला था? मुख्य वाक्य के बाद क्या लगाओ? अगर उत्तर मिल गया तो संज्ञा उपवाक्य। कौन या कौन सा लगाने में उत्तर मिला तो विशेषण उपवाक्य। और मुख्य वाक्य के बाद कब, कहां, कैसे, कितना लगाने में उत्तर मिला तो क्रिया उपवाक्य। यही है ना उपवाक्य के प्रकार। तो लगाओ मेरा मानना है कि क्या क्या वह सफल हो जाएगा। क्या लगाने में आ जा रहा है ना उत्तर? यहां पर आपने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। मेरा मानना है कि आप कह रहे हो क्या? वह सफल हो जाएगा। उत्तर मिल रहा है तो क्या होगा? क्या होगा? संज्ञा उपवाक्य। अगला क्वेश्चन है, अब बातें मत करो भाई, तुम्हारा गलत हो गया है तो इसका मतलब ये थोड़ी है बातें करोगे। कोयले की दलाली में मुंह काला मुहावरे का सही अर्थ है। अगर कोयले की दलाली करने यानी कि कोयले का कारोबार करोगे तो कोयला तो लगेगा ही ना, समझ रहे हो? तो सीधी सी बात है, बुराई का काम करोगे तो बुराई मिलेगी। समझ गया ना? चाहे अनचाहे भी बुराई मिलेगी मिलेगी बुरे काम करके। यह एक गहरी समस्या है, वाक्य में कौन सी त्रुटि है? यह एक गहरी समस्या है, वाक्य में कौन सी त्रुटि है? क्या वाक्य गलत है? ये गलत है। क्यों? गंभीर समस्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गंभीर। यह एक गंभीर समस्या। अब कह रहा है वो सर्वनाम संबंधी है, क्रिया संबंधी है, विशेषण संबंधी है या अव्यय? गलत कौन है बताओ? गलत क्या था यहां पर? समस्या का क्या बताने वाला? हाँ, समस्या एक भाववाचक संज्ञा है तो विशेषता बता रहा था ना गहरी, और विशेषण ही गलत लगाया था। गंभीर की जगह क्या लिख दिया था? गहरी लिख दिया था। तो कैसी समस्या होगी? विशेषण संबंधी। ठीक है। अगला क्या है? किसी के प्रति उदारता पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार के लिए एक शब्द। उदारता पूर्वक किया गया व्यवहार क्या बोलोगे? अनुग्रह। उसने, उससे मैंने अनुग्रह किया, यानी कि उदारता पूर्वक क्या किया? व्यवहार किया। ठीक है, तो क्या होगा? अनुग्रह। शब्द समूह के लिए एक शब्द है ये। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक कौन? क्या है? प्रश्नवाचक। कौन और क्या क्या होता है? देखो सर्वनाम में मैंने आपको क्लियर बता रखा है, दो ही शब्द हैं। किसमें? प्रश्नवाचक में। कौन से? कौन और क्या। और आपका क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आपके दो ही शब्द हैं। कौन से? प्रश्नवाचक में तो कौन और क्या है, अनिश्चयवाचक में कुछ और कोई। समझ गया ना? ये दो ही शब्द होते हैं। तो कोई, कोई, इसमें क्या होगा? कोई। ये तो सर्वनाम शब्द है ही नहीं, है नहीं। टोटल जितने सर्वनाम शब्द आपने लिखे थे उनमें से किसी में से है ये? नहीं है। ये तो अव्यय शब्द होता है, संबंध बोधक अव्यय शब्द। समझ गया ना? सॉरी, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। ठीक है। ये क्या है? निश्चयवाचक। या तो निश्चयवाचक होगा या फिर कभी कभी ये क्या हो सकता है? पुरुषवाचक भी हो सकता है ना? ये क्या है? हाँ, ये क्या है? हाँ, प्रश्नवाचक। ठीक है। ये आपका क्या, जो शब्द सर्वनाम में प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन दूसरे सर्वनाम कुछ और होता है जो जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो आज यहां आया था वह आपका भाई है, तो वहां वह पूछ रहा है, जो नहीं, जो तो प्रारंभ कर रहा है। वैसे ही क्या होता है जो शब्द, हाँ समझ गया ना? क्या होता है? समुच्चय बोधक अव्यय शब्द होता है मूल रूप से। इसीलिए तो सर्वनाम में कहीं नहीं लिखा था आपने इसको। सर्वनाम शब्दों में लिखा जो नहीं लिखा ना। कितने लिखे हैं सर्वनाम शब्द? 11। उन 11 शब्दों में से किसी में नहीं है। समझ गया ना? और इसमें क्या पूछा है? अनिश्चयवाचक। इसमें दो ही होते हैं, कोई और कुछ, बस यही अनिश्चयवाचक सर्वनाम में फिलहाल ही। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। स्त्रीलिंग। उत्साह। उत्साह क्या होता है?
उसे उत्साह आ गया। इसकी बात सुनते ही वह उसको उत्साह आ गया। क्या होगा? पुल्लिंग। क्या होगा? पुल्लिंग। चक्रव्यूह, चक्रव्यूह इंसान को फंसा देता है। चक्रव्यूह फंसा देता है। क्या आया? पुल्लिंग। देती है आता तो क्या होता? हाँ। उसका और मेरा संबंध अच्छा है या अच्छी है? अच्छा है। क्या आया? पुल्लिंग। भारत की सेना बॉर्डर पर गई। क्या आया? किसमें है फिर स्त्रीलिंग? सेना। वाक्य में प्रयोग, हिंदी में व्याकरण में वाक्य में प्रयोग ही क्या है? इसकी धुरी है। अगर शब्दों का सही वाक्य में प्रयोग कर रहे हो, समझ गया ना, तो अधिकतर चीजों के व्याकरण में सही होने की संभावना पैदा हो जाती है। अगला, स्त्री संज्ञा शब्द से विशेषण बनाया जा सकता है। अगर स्त्री एक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है ना स्त्री, तो इससे विशेषण क्या होगा? जो स्त्री शब्द से विशेषण बनाया जाए तो क्या होगा? स्त्रीण, यानी कि स्त्री की प्रवृत्ति का। समझ गया ना? आपने कहा यह आदमी स्त्रीण है, यानी कि कैसा है? स्त्री की प्रवृत्ति। अब उसका गुण बताया ना स्त्रीण के रूप में, तो क्या बन गया है यहां पर? स्त्री से स्त्रीण क्या बन गया? विशेषण। क्या बन गया? स्त्रीण विशेषण। ठीक है। अगला है, पुस्तक को राम पढ़ता है। पुस्तक को राम पढ़ता है। ठीक है। क्या लिखा है? इस वाक्य में किस चीज की प्रधानता लग रही है आप लोगों को? कर्म की या कर्ता की? कर्म की। आप ये बताओ, पुस्तक की बात हो रही है या राम की? राम की कहां कर रहा है? पुस्तक की कर रहा है। पुस्तक को राम पढ़ता है कह रहा है। अगर इसी चीज को लिखा होता राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो राम केंद्र में आ जाता ना। आपसे कोई पूछ रहा है राम क्या कर रहा है, आप कहते राम पुस्तक पढ़ रहा है। आपने कहा पुस्तक कौन पढ़ रहा है, तो अब क्या हो गया है? पुस्तक केंद्र में आ गई ना। बात किसकी हो रही है? पुस्तक की हो रही है, अब राम की नहीं। राम गौड़ हो गया। जहां पर कर्म क्या हो जाए? प्रमुख हो जाए और कर्ता गौड़ हो जाए, वहां पर क्या होता है? कर्मवाच्य। अगर यही चीज क्या होता? हाँ, यही चीज अगर क्या होता? राम पुस्तक को पढ़ता है, तो राम क्या हो जाता? मुख्य में आ जाता, और तब क्या होता? कर्तृवाक्य होता। ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा? कर्मवाच्य। अगला क्वेश्चन है, सीता गाना गा रही थी। वाक्य में भूतकाल का प्रकार होगा। सीता गाना गा रही थी, वाक्य में कौन सा भूत होगा? गा रही थी मतलब जिस समय आपने देखा उस समय क्रिया चल रही थी, लेकिन आप समाप्त होते हुए नहीं देख के आए, लेकिन समय इतना हो गया है कि समाप्त हो गई है, इसीलिए चले गए भूतकाल में। परंतु जब आपने देखी थी तब क्या हो रही थी? चल रही थी लगा ना, तो क्या भूत तो हो गया, लेकिन क्या जब आपने देखा था तब? कई बार आप बाहर बाजार की तरफ जाते हो, आपका दोस्त मिलता है, क्रिकेट की बात करते हो, आज स्कोर कितना हो गया, तो आप कहते हो इंडिया उस समय 19 ओवर में 170 में खेल रही थी। यानी कि जब आपने देखा तब क्रिया चल रही थी ना। आप आधा घंटा बाद अपने दोस्त को बोल रहे हो तो वो घटना तो घटित हो गई, समझ गया ना। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि क्या आपका वो जो घटना की वो जो आपके क्या हुई घटना घटित हुई वो पूरी थोड़ी हुई थी, उस समय पूरी नहीं हुई थी ना जब आपने देखा था। लेकिन जिस समय तक आप क्या बता रहे हो उस समय तक पूरी हो गई होगी, पूरी हो गई होगी इसलिए भूत में चले गई। लेकिन जब आपने देखा था क्या थी? रहा था, रही थी जहां पर होता है वो अपूर्ण होता है। और अगर क्या ये वर्तमान में भी होता, रहा है रही है, तो ये क्या होता? अपूर्ण वर्तमान होता। रहा है रही है कंटिन्यूअस होता है ना, होता है या नहीं अंग्रेजी में? समझ गया ना। तो आईएनजी लगाते हो इसमें, हाँ इसीलिए तो लगाते हो, समझ गया ना। तो ये क्या है? अपूर्ण भूत। यही कहता क्या? सीता गाना गा चुकी है, या सीता ने गाना गाया था। सीता ने गाना गाया था तो क्या हो जाता? पूर्ण हो जाता ना। लेकिन जब आपने देखा था क्रिया चल रही थी, लेकिन इतना समय हो गया है कि क्रिया समाप्त हो गई होगी,
इसीलिए आप ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि होगी, तो वो तो फिर क्या हो जाता, संदिग्ध हो जाता ना। अब आप क्या कह रहे हो, ऐसा कर रही थी, गाना गा रही थी, यानी कि कंटिन्यूअस। ठीक है, अगला, चलता फिरता शब्द व्याकरणिक आधार पर होगा। चलता फिरता, अब लगाओ अनुमान, यहां पर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, विशेषण। क्यों, वाक्य में प्रयोग करो, क्रिया के साथ आएगा ही नहीं, क्रिया है ही नहीं। चलता फिरता शब्द कोई क्रिया शब्द थोड़ी है, चलता फिरिया फिरता क्या क्रिया शब्द नहीं है, क्रिया के होने का बोध करा रहा है, नहीं करा रहा है ना। चलता फिरता आदमी, चलता फिरता आदमी। अब देखो ये आदमी कौन है, विशेष, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है। अब इसकी विशेषता किस में है, चलता फिरता है वो, यानी कि उसकी स्थिति बता रहा है, ये आदमी की क्या बता रहा है। और जो शब्द किसी संज्ञा की स्थिति और दशा बताए वो क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये गुणवाचक विशेषण है। क्या होगा इसमें से, ठीक है, ये थोड़ा कठिन पड़ गया होगा ना आप लोगों को, क्योंकि आपको समझ में आया होगा कि ये क्या है, क्रिया है, आया होगा ना। कौन सा एक किरण का पर्यायवाची नहीं है, अंशु किरण को ही बोलते हैं। उसके बाद क्या है, रश्मि भी किरण का होता है, मयूख भी, प्रकाश नहीं होता। प्रकाश किरण का पर्यायवाची नहीं है, हर प्रकाश किरण ही थोड़ी होता है। किरण का मतलब तो क्या है, ऐसा प्रकाश जो एक सीधी रेखा में चले, समझ गया ना। फैले हुए प्रकाश को थोड़ी, प्रकाश का तो फैलाव भी हो जाता है ना, उसे किरण थोड़ी कहोगे, समझ रहे हो। तो ये आपके 20 क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आप लोग